NIOS 10th सोशल साइंस बुक 2 चैप्टर 23 शीर्षक भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। इस पाठ से हमें निम्नलिखित जानकारियां मिलती है। 1. लोकतंत्र का विभिन्न पहलुओं में अर्थ। 2. भारत में लोकतंत्र का प्रारंभ एवं विकास। 3. भारतीय लोकतंत्र के सामने प्रमुख समस्याएं। 4. भारतीय लोकतंत्रीय प्रणाली में सुधार हेतु उपाय। 5. सफल लोकतंत्र के निर्माण में नागरिकों की भूमिका। प्रश्न 1. दीर्घकालीन विकास क्या है? यह किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकता है? उत्तर: दीर्घकालीन विकास संसाधनों के उपभोग की ऐसी प्रतिकृति है जिसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करते हुए मनुष्य की जरूरतों को पूरा करना है। यह आवश्यक है कि केवल आज की जरूरतों को ही नहीं अपितु भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा किया जाए। जब विकास मानव केंद्रित तथा सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की ओर निर्देशित है तो इसको गरीबी, अज्ञानता, भेदभाव, रोग तथा बेरोजगारी को हटाने पर केंद्रित रहना चाहिए। प्रश्न 2. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर: लोकतांत्रिक राजनीतिक पद्धति में नागरिकों की भागीदारी केवल चुनावों में भाग लेने तक सीमित नहीं होती। भागीदारी का एक प्रमुख रूप राजनीतिक दलों की सदस्यता के रूप में तथा इससे अधिक महत्वपूर्ण सिविल सोसाइटी के नाम से लोकप्रिय स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन की सक्रिय सदस्यता है। ये संगठन महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, श्रमिकों, डॉक्टरों, शिक्षकों, व्यापार करने वालों, धार्मिक आस्था रखने वालों तथा मानवाधिकार सक्रियतावादियों आदि समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न 3. भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए किन किन महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपायों को करना आवश्यक है? उत्तर: भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। ऐसे सुधारात्मक उपाय सार्वभौम साक्षरता अर्थात सबके लिए शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक भेदभाव को मिटाना, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार तथा दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित होने चाहिए। प्रश्न 4. सही अर्थों में भारतीय नागरिक होने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर: भारतीय नागरिक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। 1. उच्च नैतिक चरित्र हो। 2. अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत एवं निष्ठावान हो। 3. ईमानदार हो और ईमानदारी के साथ देश के कानून का पालन करता हो। 4. शासन प्रक्रिया में भागीदार हो। 5. स्वहित से ऊपर उठकर देशहित के लिए सोचता हो। 6. अनुशासित और भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला हो। प्रश्न 5. लोकतंत्र की 2 अनिवार्य शर्तें बताएं। उत्तर: लोकतंत्र की 2 शर्तें हैं। 1. सभी नागरिकों को सार्वभौम तथा अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। 2. सभी नागरिकों को केवल नियमित अंतराल पर चुनावों में ही नहीं अपितु राजनीतिक प्रक्रिया के अन्य पहलुओं में भी राजनीतिक भागीदारी करने के अवसर उपलब्ध हो। प्रश्न 6. साक्षरता अभियान क्या है? उत्तर: राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई। इस मिशन का उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के 10 करोड़ लोगों को समयबद्ध तरीके से कम लागत में साक्षर करना है। साक्षरता अभियान के मूल चरण में सीखने वाले लोग स्व विकास कर रहे हैं। इस साक्षरता विकास के दूसरे चरण में उत्तर साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य सतत शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा एक शिक्षित समाज सृजन करना है। प्रश्न 7. लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जब भी हम लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं तो हम प्राचीन यूनान में प्रचलित शब्दों को उद्धृत करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। हम यह कहते हैं कि लोकतंत्र यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया शब्द से आया है जिसका अर्थ है लोगों का शासन। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिमोस जिसका अर्थ है लोग तथा क्रेटोस जिसका अर्थ है सत्ता। इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र में सत्ता लोगों के हाथों में होती है। लोकतंत्र का यह अर्थ यूनान के कुछ नगर राज्यों, प्रमुख रूप से एथेंस के शासन के अनुभवों पर आधारित है। आज भी लोकतंत्र को शासन के एक प्रकार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथों में होती है, जिसका प्रयोग उनके द्वारा समय समय पर होने वाले चुनावों की व्यवस्था के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में होता है। प्रश्न 8. लोकतंत्र की किन्हीं 2 परिभाषाओं को लिखिए। उत्तर: लोकतंत्र को कई तरह से परिभाषित किया गया है। ब्राइस का मानना है कि लोकतंत्र का अर्थ वास्तव में सभी लोगों का शासन है जो अपनी सार्वभौम इच्छा को अपने मतों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। मैकाइवर के अनुसार लोकतंत्र शासन का एक तरीका नहीं है, चाहे वह बहुमत के द्वारा शासन हो या अन्यथा,
बल्कि यह निर्धारित करने का तरीका है कि कौन शासन करेगा तथा व्यापक तौर पर किन उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए करेगा। प्रश्न 9। लोकतंत्र के लिए आवश्यक राजनीतिक शर्तों तथा सामाजिक एवं आर्थिक शर्तों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। राजनीतिक शर्तें। राजनीतिक शर्तें सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह अनिवार्य है कि वहां एक संविधान को अंगीकृत किया गया हो, जो सर्वोच्च शक्ति निहित करे। समानता, चिंतन, अभिव्यक्ति, आस्था, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने, संचार तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसे मानवीय अधिकारों एवं मूल अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के विभिन्न स्तरों पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनने की व्यवस्था हो। साथ ही सभी नागरिकों को केवल नियमित अंतराल पर चुनाव ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया के अन्य पहलुओं में भी राजनीतिक भागीदारी करने के अवसर उपलब्ध हों। एक ऐसी उत्तरदायी सरकार का भी होना आवश्यक है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति तथा विधायिका लोगों के प्रति उत्तरदायी हो एवं न्यायपालिका स्वतंत्र हो। लोगों की जरूरतों, मांगों और शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए राजनीतिक दल, हित एवं दबाव समूह, संघ और विभिन्न गैर सरकारी संस्थाएं जैसी राजनीतिक संस्थाएं क्रियाशील हो। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और भी अधिक मजबूत होती है, यदि वहां प्रबुद्ध जनमत का समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा संपोषण होता रहे। सामाजिक एवं आर्थिक शर्तें। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सामाजिक विकास लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। सामाजिक विकास में सामाजिक स्थिति की समानता, विकास के समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण जैसे मूल्य प्रतिबिंबित होने चाहिए। सभी नागरिकों को सार्वभौम तथा अनिवार्य शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। उनमें आर्थिक विकास के साधनों के उपयोग की क्षमता विकसित होनी चाहिए। आर्थिक विकास के परिणामों का लाभ सभी को, विशेष रूप से समाज के गरीब तथा वंचित वर्गों को अवश्य मिलना चाहिए। प्रश्न 10। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? उत्तर। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्न है। 1. निरक्षरता। 2. निर्धनता। 3. लैंगिक भेदभाव। 4. क्षेत्रवाद। 5. भ्रष्टाचार। 6. राजनीति का अपराधीकरण। 7. राजनीतिक हिंसा। प्रश्न 11। प्रशासनिक तथा न्यायिक सुधार के लिए प्रमुख बिंदुओं को लिखिए। उत्तर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रशासनिक सुधार के लिए कई आयोग एवं समितियां गठित किए गए, लेकिन उनके सुझावों के आधार पर सुधार नहीं हो पाए हैं तथा इसके लिए नौकरशाही में परिवर्तन के प्रति अनिच्छा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की है। 1. प्रशासन को उत्तरदायी तथा नागरिकों के अनुकूल बनाया जाना। 2. गुणवत्तापूर्ण शासन संचालन की क्षमता विकसित करना। 3. शासन में लोगों की भागीदारी तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के प्रति प्रशासन को उन्मुख बनाना। 4. प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। 5. लोक सेवकों में कार्य निष्पादन तथा ईमानदारी को उन्नत बनाना। तथा 6. प्रशासन में आचार संहिता को प्रबलित करना। न्यायपालिका में सुधार लाना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना रहा है। कई अवसर पर इसके लिए संस्तुतियां भी की गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां निम्न है। 1. नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना। 2. पुराने कानूनों को निरस्त करना। 3. न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात में वृद्धि करना। 4. न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण में पारदर्शिता लाना। 5. न्यायिक उत्तरदायित्व कायम रखना तथा 6. न्यायालयों की कार्यवाही को पारदर्शी बनाए रखना। अब आइए संक्षेप में समझते हैं कुल मिलाकर इस पाठ से हमने क्या सीखा। 1. लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित रहती है और जनता इस सत्ता का प्रयोग नियमित अंतराल में होने वाले स्वतंत्र निर्वाचनों में एक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। लेकिन लोकतंत्र को केवल राजनीतिक संदर्भ में ही नहीं बल्कि सामाजिक संदर्भ और व्यक्ति के निजी संदर्भ में भी परिभाषित किया जाता है। 2. किसी शासन व्यवस्था को प्रामाणिक एवं व्यापक लोकतंत्र या सफलतापूर्वक क्रियाशील लोकतंत्र तभी कहा जा सकता है जब वह कुछ विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक शर्तों को पूरा करे। इन शर्तों की पूर्ति के आधार पर एक दी गई व्यवस्था में आप दो तरह के लोकतंत्र देख सकते हैं: राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र। 3. भारतीय लोकतंत्र ने इनमें से अनेक आवश्यक शर्तों को पिछले कई वर्षों में पूरा किया है, लेकिन यह अनेक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है जिनके चलते हमारे लोकतंत्र में कई बार ऐसी विकृतियां सामने आई हैं
जो भावी खतरे की ओर इशारा करती है। निरक्षरता, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा धार्मिक कट्टरवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, राजनीतिक हिंसा तथा उग्रवाद प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका सामना करने की जरूरत है। 4. भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ ऐसे सुधारात्मक उपाय करने की जरूरत है जो सार्वभौम साक्षरता, अर्थात सबके लिए शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, लैंगिक भेदभाव को मिटाना, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार तथा दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो। 5. लोकतंत्र तभी सफल एवं व्यापक हो सकता है जब इसके नागरिक अपने चिंतन तथा व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, उत्तरदायित्व एवं सबके लिए आदर जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करेंगे। यह भी आवश्यक है कि नागरिकों की मन स्थिति, विचार और व्यवहार में लोकतंत्र की आवश्यक शर्तों के अनुकूल हो। भागीदारी करना, व्यवस्था को जवाबदेह बनाना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा लोकतंत्र के लक्ष्यों को मूर्त रूप देने के लिए अग्रणी भूमिका निभाना भी जरूरी है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.